Hello students, let's start the new chapter, chapter number 2, January 9th, about the poet. Munshi Premchand is one of the greatest figures in the 20th century Hindi literature. He was an Indian author of novel and short stories in Hindi and Urdu. मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो 20वीं सदी के एक बहुत प्रमुख हिंदी साहित्य के लेखक थे। वो वह एक भारतीय ऑथर थे जिन्होंने नॉवल और छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं हिंदी और उर्दू भाषा में। He wrote over 300 short stories that contain a rich variety description of Indian life. उन्होंने 300 से ऊपर छोटी कहानियां लिखी हैं जो कि भारत के लोगों की जो जिंदगी होती है उनकी को डिस्क्राइब करती हैं, उनके बारे में बताती हैं। In many of his stories, he deals with the cruelty and pride of the privileged classes. उनकी जो ज्यादातर कहानियां हैं वो किस बेसिस पे होती हैं? जो हाई क्लासेस होते हैं या ऊंची जात के जो लोग होते हैं वो नीची जाति वालों के या दूसरे लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं उस पे लिखी गई है। ही शोज ग्रेट सिंपैथी फॉर द पुअर पीजेंट्स। वो जो गरीब किसान होते हैं उनके लिए मुंशी प्रेमचंद जी बहुत दया का भाव रखते हैं। प्रेमचंद वॉज born in 1880 and passed away in 1936. मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। Now let's start the chapter. This story, January Night, is from the collection of stories of प्रेमचंद। जो प्रेमचंद जी ने कहानियां लिखी हैं उनकी कहानियों के कलेक्शन में से ही एक ये कहानी दी गई है, जनवरी नाइट। इस कहानी को ट्रांसलेट किया गया है डेविड ड्यूवेट ने। जनवरी नाइट इज ओरिजिनली कॉल्ड पूस की रात। जनवरी नाइट को हिंदी में जो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी थी उस कहानी का नाम था पूस की रात और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेविड ड्यूवेट ने और इंग्लिश में इस कहानी का नाम है जनवरी नाइट। पूस बीइंग द नेम ऑफ अ मंथ इन द हिंदू सोलर कैलेंडर। जो हिंदुओं का कैलेंडर होता है उसमें एक महीने का नाम है पूस। The story depicts a tenant farmer named Halku and his plight against landlordship prevalent in colonial India. ये जो स्टोरी है एक किसान के ऊपर है जिसका नाम हल्कू है और उसे किस किस तकलीफों का सामना करना पड़ता है जमींदार की मनमानी की वजह से। Now let's start the story. Halku came in and said to his wife, "The landlords come. Get the rupees you set aside. I will give him the money and somehow or other we will get along without it." हल्कू अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि बाहर मकान मालिक आया है, जो तुमने रुपए बचा कर रखे थे वो रुपए ले आओ और मैं उसे दे देता हूँ जिससे हमें और आगे हमें कैसे करना होगा हम उसको देख लेंगे। मुन्नी had been sweeping. She turned around and said, मुन्नी उसकी पत्नी का नाम था, वो साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। उसने मुड़कर देखा और कहा, बट देयर आर ओनली 3 rupees, पर सिर्फ 3 रुपए ही हैं। इफ यू गिव देम टू हिम, वेयर्स द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। अगर तुम उसे दे दोगे तो हम कंबल कहाँ से खरीदेंगे। हाउ आर यू गोइंग हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स। और तुम इतनी जनवरी की जो सर्दियों की रात होती है उसमें बिना कंबल के खेतों में कैसे बिताओगे उन रातों को। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नॉट राइट नाउ। हल्कू की पत्नी ने कहा कि लैंडलॉर्ड से जाके कहो कि जब फसल कट जाएगी तब हम उसे किराया दे देंगे, पर अभी हम उसे पे नहीं कर सकते। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग। हल्कू ने इस चीज के लिए थोड़ी सी आनाकानी करी कि नहीं, वो नहीं चाहता था लैंडलॉर्ड को वापस लौटाना। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबल स्लीप in the fields at night, but the landlord would be put off. He had threatened and insulted him. हल्कू को ये पता था कि बिना कंबल के वह जनवरी में रात को नहीं सो पाएगा खेतों में, पर उसे ये भी पता था कि अगर मकान मालिक को वो पैसे नहीं देगा तो मकान मालिक उसे डराएगा और उसकी बेइज्जती करेगा। So what did it matter if they died in the cold weather as long as they could just
care of his calamity right now. फिर उसने सोचा कि किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा अगर वह ठंड से मर जाएगा, पर अगर अब ये जो मकान मालिक के पैसे देने हैं ये ज्यादा अभी जरूरी है. As he thought this, he moved his heavy body that gave the lie to his name and came close to his wife. और जैसे ही उसे ये ख्याल आया वो अपनी वाइफ के पास गया. Trying to coax her, he said, "Come on, give it to me. We will manage." और उसको मनाने के लिए उसने कहा कि वह पैसे मुझे दे दो, हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे. I will figure out some other plan to get the blanket. मैं कोई और तरीका, कोई और सहारा देख लूंगा जिससे मुझे कंबल मिल जाए. Munni drew away from him, her eyes angry. She said, "You just tell me what other plan can be found. Is somebody going to give you a blanket?" मुन्नी उससे पीछे हट गई और उसकी आंखों में गुस्सा था. उसने गुस्से में बोला कि और दूसरा कौन सा प्लान है या और कौन सा तरीका है तुम्हारे पास, या फिर तुम्हें कोई कंबल देने वाला है. God knows how many debts are always left over that we can't pay off. भगवान जानता है कि कितना कर्जा है जो हम नहीं चुका सकते. What I say is give up this tenant farming. This work's killing you. मुनि ने कहा ये जो टेनेंट फार्मिंग तुम करते हो, टेनेंट फार्मिंग का मतलब कि के किसी और के खेत में रक्षा करना, और इस काम की वजह से ये जो काम है तुम्हें दिन पर दिन मार रहा है. वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, सो वाई नॉट फिनिश विथ इट, अर्न सम मनी फॉर योर ओन वैली. जो भी तुम बोते हो वो सब तुम्हारे खर्चे देने में या कर्जा उतारने में निकल जाता है, तो तुम इस काम को खत्म क्यों नहीं कर देते और कुछ काम अपना पेट भरने के लिए भी करो. आई वोंट गिव यू द मनी, आई वोंट, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी. सैडली हंकू सेड, देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज. अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मुझे उसकी बेइज्जती सहनी पड़ेगी. In Hanku's words, come charging at Munni like a wild beast. जो हल्कू ने ये कड़वा सच कहा था, उससे मुन्नी को ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर किसी राक्षस ने हमला कर दिया हो. She went to the niche in the wall, took out the rupees and handed over them to हल्कू. वो दीवार के पास गई जहां पर उसने रुपए रखे हुए थे, वहां से रुपए निकाले और हल्कू को दे दिए. Then she said, "Give up farming this time. If you work as a hired labor, you will at least get enough food to eat from it." उसने कहा, इस बार इस खेती बाड़ी के काम को छोड़ दो. अगर तुम किसी के यहाँ एक हायर्ड लेबरर, एक लेबर की तरह, एक मजदूर की तरह काम करोगे जो तुम्हें पैसे देगा, इससे तुम्हें अच्छा खासा खाने के लिए पैसा मिल जाएगा. Find work farming someone else land. इससे तो खुद का काम करो, खुद की खेती बाड़ी करो और दूसरों के खेत में काम कर रहने दो. हल्कू took the money and went outside looking as though he were tearing his heart out and giving it away. हल्कू ने पैसे लिए और बाहर चला गया और ऐसा लग रहा था जैसे हल्कू अपना दिल निकालकर बाहर दे रहा हो, मकान मालिक को दे रहा हो. He had saved him rupees from his work, pies for his blanket. पेनी पेनी करके मतलब उसने बहुत इकन्नी इकन्नी जोड़ के उसने ये रुपये इकट्ठे करे ताकि वो कम खरीद सके. Today he was going to throw it away. और आज वो उन पैसों को एक तरीके से फेंक रहा था. With every step, his head sank lower under the burden of his poverty. और हर कदम के साथ उसका जो सर है उसकी गरीबी के बोझ के तले दबे जा रहा था. A dark January night. In the sky, even the stars seemed to be shivering. एक बहुत अंधेरी जनवरी की रात थी और आकाश में जो तारे थे वो ऐसा लग रहे थे जैसे उनको भी ठंड लग रही है, वो भी कांप रहे हैं ठंड से. At the edge of his field, underneath a shelter of cane leaves, Hanku lay on a bamboo cot wrapped up in his old shawl.
खेत के कोने में एक शेल्टर, एक वहां पर रहने का सहारा बना हुआ था, एक बैठने का सहारा बना हुआ था। हल्कू ने अपनी जो उसकी चारपाई थी उस पर बैठा और अपना पुराना शॉल ओढ़ लिया, ठंड से कांपते हुए। Underneath the cot, his friend Jabra. The dog was whimpering with his muzzle pressed into its belly. Neither one of them was able to sleep. उसकी खाट के नीचे उसका दोस्त जबरा, जो उसने कुत्ता पाल रखा था, वो भी लेटा हुआ था और उसने भी अपने पेट के अंदर अपने पंजे घुसा रखे थे और दोनों में से कोई भी ठंड के कारण नहीं सो पा रहा था। Halku curled up and said, Cold Jabra, didn't I tell you in the house you could lie in the paddy straw? हल्कू ने हल्कू मुड़ा और कहा, जबरा ठंड लगी है ना, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि घर पर रुक जाओ, स्ट्रॉ के ऊपर तुम लेट जाते। So why did you come out here? तो तुम मेरे साथ क्यों आए? Now you will have to bear the cold. अब तुम्हें ठंड सहनी पड़ेगी। You thought I was coming out here to eat puris and sweets and you came running on ahead of me. तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पर पूरी और मिठाई खाने आ रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आ गए। Now you can mourn all you want. और अब तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। Jabra wagged his tail without getting up, protracted his whimpering into a long yarn and was silent. जबरा ने अपनी पूंछ हिलाई और एक लंबी जंबाई ली और वह शांत था। हल्कू reached out his hand and patted Jabra's cold back. हल्कू ने अपना हाथ निकाला और जबरा की कमर पे रखा, जबरा की कमर पर पैट किया। From tomorrow on, stop coming with me or the cold will get you. कल से मेरे साथ मत आना वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, हल्कू ने जबरा से कहा। We will get through the night somehow. हम आज रात कैसे भी करके निकाल लेंगे। This is the reward you get for farming. While we do the hard work, somebody else gets the joy of it. खेती बाड़ी करने का हमें ये रिवॉर्ड मिलता है और हम किसी और के लिए मेहनत करते हैं, हम पूरी मेहनत करते हैं पर कोई और इस मेहनत का फल ले जाता है। जबरा looked at him with eyes overflowing with love. जबरा ने हल्कू को प्यार भरी नजरों से देखा। You have to put up with just one more cold night. Tomorrow I will spread some straw. हल्कू ने जबरा से कहा कि आज का दिन, आज की ये ठंडी रात निकाल लो, कल मैं स्ट्रॉ यहाँ पे डाल दूंगा। You won't feel the cold. Jabra put his paws on Halku's knees and bowed his muzzle close. Halku felt his warm breath. जबरा ने हल्कू के घुटनों पर अपने पंजे रखे और अपनी मजल मतलब जो एक जानवर होता है उसके नाक और मुंह के हिस्से को मजल कहते हैं, वो उसने अपने नाक और मुंह जबरा हल्कू के पास लेके आया जिससे कि हल्कू को उसके मुंह से गर्म भाप महसूस हुई। हल्कू lay down like some kind of wood. हल्कू lay down like some kind of which the cold weather continued to torment him. हल्कू लेट गया था और उसे ऐसा लग रहा था जो ये ठंडा मौसम है उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। When he could no longer bear it, he gently picked Jabra up and got him to fall asleep in his life. और उसके बाद फिर वो जब ठंड नहीं सहन कर पाया तो उसने जबरा को अपनी गोदी में उठाया और उसे अपनी गोदी में सुला लिया। The dog's body came off some kind of stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he hadn't felt for months. डॉग की जो बॉडी थी, डॉग के शरीर से थोड़ी सी बदबू भी आ रही थी, पर हल्कू ने उसे कस के हग किया, कस के अपनी बाहों में लिया क्योंकि उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी जो कि उसे बहुत महीनों से नहीं हुई थी। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन और जबरा को भी ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में हो। एंड इन हल्कूस innocent heart there was no resentment of his smell. और जो हल्कू का मासूम दिल था उसमें उसको उसके जुबरा के शरीर से आई हुई बदबू से कोई दिक्कत नहीं थी। He embraced him with the very same affection he would have felt for a brother. वो उसे वैसे ही गले लगा रहा था जैसे एक भाई को गले लगाते हैं। He was not crippled by poverty yet.
Rather, it was through his singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly eliminated every atom of hate. यहाँ पर गति का मतलब है अपंग। उसको गरीबी ने, जो हल्कू की गरीबी थी, उसको अभी तक उसे अपाहिज नहीं किया था। हल्कू की गरीबी ने उसे अभी तक अपाहिज नहीं किया था, पर जो उसके जबरा के साथ दोस्ती थी, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि जैसे उसके सारे दिल के दरवाजे खुल गए हों और उसका हर एक पार्टिकल रोशन हो गया हो। Illuminated मतलब रोशन। Suddenly Jabra picked up the nose of some animal. Sorry. Suddenly Jabra picked up the noise of some animal. Springing up, he ran out of the shelter and began to bark. तभी जबरा को किसी जानवर की महक महसूस हुई। वह वहां से कूदा। शेल्टर जो जहां पे वो लेटा हुआ था, वहां से वो भागा और भौंकने लगा। हल्कू विसिल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स। हल्कू ने बहुत बार सीटी भी बजाई और उसे आवाज लगाई, बट जबरा वेंट ऑन बार्किंग, पर जबरा भौंकता रहा। अनदर आवर पास द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड। हल्कू सेट अप। 1 घंटा और बीता और अब ठंड में अब रात में ठंड के साथ साथ ठंडी हवा भी चलने लगी थी। इट सीम्ड एज थो आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन्स। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नसों में खून की जगह बर्फ तैर रही हो, बर्फ चल रही हो। He leaned back to look at the skies, how much of the night was still left. वह आसमान की तरफ देखने लगा, ये जानने के लिए कि कितनी रात बाकी है अभी। The dipper had not yet climbed half the sky. By the time it was overhead, it would probably be morning. अभी आधी रात भी नहीं बीती थी। और जब डिपर डिपर यहाँ पर किसे कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मतलब तारामंडल। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स का ग्रुप होता है, उसे डिपर कहते हैं। तो हल्कू ने रात को देखा, आसमान की तरफ देखा। अभी डिपर जो था उसने आधा स्काई भी पार नहीं किया था। और जब वो बिल्कुल सर पे होता तो इसका मतलब, वो जो डिपर है वो बिल्कुल उसके सर पे होता है, इसका मतलब सुबह होने वाली है। नाइट वुड लास्ट अनदर 3 आवर्स और सो। तो उसने हिसाब लगाया कि रात अभी 3 घंटे और बाकी है। क्लोज टू हल्कू's field there was a mango grove. Halku thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them and keep warm. हल्कू के खेत के पास एक आम का आम का पेड़ था। उसने सोचा कि वहां से वो पत्तियां इकट्ठी करके उससे आग जला सकता है, जिससे उसे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। इफ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट दे विल थिंक इट इज अ घोस्ट। और अगर किसी ने रात को उसे देख लिया कि वह इतनी रात को पत्तियां इकट्ठी कर रहा है, तो लोगों को लगेगा कि वह एक भूत है। ऑफ कोर्स देयर अ चांस some animals hidden in my field waiting, but I can't stand sitting here any longer. हल्कू ने सोचा अगर वह खेत छोड़ देता तो शायद कोई जानवर वहां पर घुस जाता, पर वह उससे ठंड में नहीं बैठा जा रहा था। He ripped up some stalks from a nearby field, made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung cake, went towards the grove. उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी, पास के खेत से, उससे एक झाड़ू बनाई और फिर उसने एक लाइटेड काउ डंग मतलब एक पोपला लिया और वह मैंगो ग्रोव के पास जाने लगा। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वेगिंग हिज टेल। जबरा ने उसे आते हुए देखा और उसके पास भागकर आया, अपनी पूंछ हिलाता हुआ। हल्कू सेड, आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर। जबरा, हल्कू ने कहा, मैं अब ठंड और नहीं झेल सकता। कम अलोंग, लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विद। चलो साथ में चलते हैं उस मैंगो के ऑर्चर्ड में और वहां से हम पत्तियां इकट्ठी करते हैं। When we are toasted, we will come back and sleep. जब हमें थोड़ी सी ठंड से राहत मिलेगी, हम वापस आकर सो जाएंगे। Under the trees, it was dark, the bitter and blue, buffering the leaves, and drops of dew dripped from the
branches. पेड़ों के नीचे बिल्कुल अंधेरा था और पेड़ों से ओस की बूंदें गिर रही थी. जबरा हैड फाउंड अ बोन एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट. जबरा को एक हड्डी मिल गई थी और वह उसे चबा रहा था. हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगिन टू गैदर द लीव्स. हल्कू ने आग जलाने के लिए पत्तियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी. इन अ लिटिल वाइल ही हैड अ ग्रेट हीप. और थोड़ी देर में ही उसके पास एक पत्तियों का ढेर इकट्ठा हो गया था. हिज हैंड्स वर फ्रोजन, हिज बेयर फीट नम, बट ही पाइल्ड अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स. उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे और उसके जो पैर थे बिल्कुल सुन पड़ गए थे, पर उसने एक पत्तियों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया था. एंड बाई मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम ही हैड बर्न अवे द कोल्ड. और उस पर आग जलाकर उसने ठंड से राहत पा ली थी. इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग ब्रांचेस. और थोड़ी ही देर में फायर इतनी ऊंची हो गई थी कि वह पेड़ की टहनियों तक पहुंच रही थी. In the flickering light, the immense trees of the grove looked as they were carrying the vast darkness on their hands. का मतलब है जब रोशनी जलती या बुझती रहती है, मतलब अस्थिर रोशनी, उसको हम कहते हैं फ्लिकरिंग लाइट. वह रोशनी जब उपवन, ग्रोव मतलब उपवन, उपवन में जो जितने भी पेड़ थे उनके नीचे जब जल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये जो पेड़ हैं इनके सर पर गहरा अंधेरा है. हल्कू sat before the fire and let it warm him. हल्कू आग के सामने बैठ गया और अपने आप को गर्माहट पहुंचाने लगा. After a while, he took off his shawl, then he spread out both feet as though challenging the cold to do its worst. उसके बाद उसने अपना शॉल भी उतार दिया और अपने पाँव फैला लिए कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोल्ड को, ठंड को चैलेंज कर रहा हो कि तुम इससे ज्यादा बुरा क्या कर सकती हो. Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph. इस लाइन का मतलब क्या है कि जो ठंड की बहुत ज्यादा ताकत के सामने उसने जीत हासिल कर ली थी, तो वह उसका उस चीज के लिए बहुत गर्व महसूस कर रहा था और वह उसको सेलिब्रेट कर रहा था. ट्रायम्फ मतलब उस विजय को सेलिब्रेट कर रहा था, उस जीत को सेलिब्रेट कर रहा था. He said to Jabra, "Well, Jabra, you are not cold now, are you?" फिर उसने जबरा से कहा, जबरा तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही. जबरा barked as though to say, "How could I feel cold now?" जबरा ने भौंककर जवाब दिया जैसे वो कह रहा हो कि अब मुझे ठंड कैसे लग सकती है. The leaves were all burned up, darkness covered the orchard again. Under the ashes, a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, they stirred up briefly, then flickered out again. अब पत्तियां सारी जल चुकी थी और फिर से ऑर्चर्ड में, उपवन में अंधेरा फैल चुका था. राख के बीच में कुछ पतंगे थे जो चल रहे थे और जैसे ही विंड चलती थी तो फिर से थोड़ी सी आग जलती थी और फिर बुझ जाती थी. हल्कू से वार्म एसेस वार्म एशेस हमिंग अ ट्यून. हल्कू गर्म राख के पास बैठा रहा और कुछ गुनगुनाता रहा. द फायर हैड वार्म्ड हिम. फायर ने उसे गर्माहट पहुंचाई थी. तो बट एज द कोल्ड बिगेन टू स्प्रेड ही लिव्ड ड्राउजी. फायर में सामने बैठने से उसको गर्माहट तो मिली थी, पर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी उसे नींद आने लगी. जबरा गिव अ लाउड बर्क एंड रैन टुवर्ड्स द फील्ड. जबरा बहुत तेज भौंका और खेत की तरफ दौड़ा. हल्कू realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. हल्कू को ये पता चल गया था कि जबरा भौंक रहा है और खेत की तरफ दौड़ा है, इसका मतलब जंगली जानवर उसके खेत में घुस आए हैं. might be blue buck. हो सकता है वो नीलगाय हो. They must be grazing. He began to hear the sound of nibbling. हो सकता है उसने ये अंदाजा लगाया कि जो नीलगाय है जो उसके खेत में घुस रही हैं वो उसकी फसल खा रही होंगी, क्योंकि उसे चबाने की आवाज आ रही थी. He thought, no, with Jabra, no animals can get into the field. He had ripped it to the ships. उसने सोचा जबरा के होते हुए कोई भी एनिमल खेत में नहीं घुसेगा, तो इसलिए वह वहीं बैठा रहा.
I must have mistaken, now there is no sound at all. फिर उसने सोचा कि शायद उसे कुछ वहम हुआ हो, अब कोई आवाज नहीं थी. He shouted, Jabra, Jabra. Jabra went on barking and did not come to him. जबरा भौंकता रहा पर उसके पास वापस नहीं आया. Then again there was the sound of munching and crunching in the field. फिर से खेत में चबाने की और चलने की आवाज आ रही थी. He could not have been mistaken this time. और इस टाइम वह गलत नहीं था. It really hurt to think of getting up from where he was. और पर वह जहाँ बैठा था वह वहां से उठना नहीं चाहता था. It was so comfortable that it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animals. और वह जहाँ बैठा था वो वहां पर इतना कंफर्टेबल था कि उसे उठकर जाना और खेतों में जानवरों के पीछे दौड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था. He did not stir. He shouted, "Hello, hello, hello." वह वहां से नहीं हिला और वहीं से चिल्लाने लगा. जानवरों को आवाज जानवरों को भगाने के लिए वहीं से चिल्लाने लगा. Jabra started barking again. जबरा ने फिर से भौंकना शुरू करा. There were animals eating his field just when the crop was ready. जानवर उसका खेत में तब सारी फसल खा रहे थे जब बिल्कुल फसल कटने के लिए तैयार थी. What a fine crop it was. और वह फसल बहुत अच्छी थी. And these cursed animals were destroying it. और सारे जानवरों ने उसे बर्बाद कर दिया था. With a firm resolve, he got up and took a few steps, but suddenly a gust of wind pierced him and with a sting like a scorpion, such that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to form his chilled body. थोड़ी सी हिम्मत उठाकर वह उठा, पर जैसे ही ठंडी हवा फिर से लगी तो उसे लगा जैसे किसी बिच्छू ने उसको काट लिया हो. वह वापस से बैठ गया और जो बुझती हुई आग थी उसे उसने डंडी से हिलाया ताकि राख से गरमाई फिर से मिल सके. हल्कू went on sitting peacefully near the warm ashes. हल्कू शांति से गरम राख के पास बैठा रहा. His drowsiness held him motionless as though with ropes. जो उसे नींद आ रही थी उसको बिल्कुल वह स्थिर हो गया था. ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रस्सी से बांध दिया हो. Wrapped in his shawl, he fell asleep on the warm ground near the ashes. अपने शॉल में लिपटा हुआ वह उस गर्म जमीन पर राख के पास ही सो गया. When he woke up in the morning, the sun was high and Munni was saying. जब वह सुबह उठा तो सूरज आसमान पर चढ़ चुका था और मुन्नी कह रही थी, "Do you think you are going to sleep all day? क्या तुम पूरे दिन सोने वाले हो? You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. तुम यहाँ पर बैठकर तुम एक अच्छा टाइम गुजार रहे हो पर पूरा खेत जानवर चढ़ चुके हैं. मतलब पूरा खेत अब साफ हो चुका है. हल्कू got up and said, "Then you have just come from the field." मतलब तुम खेत से ही आ रही हो. Yes, the whole field is ruined and you could sleep like that. उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ पूरा खेत बर्बाद हो चुका है और तुम ऐसे ही सो रहे हो. Why did you bother to put up the shelter anyway? तुमने वहां से जहाँ पे तुम्हारी बैठने की जगह थी वहां से तुम क्यों वहां से चले गए? हल्कू sought an excuse. I nearly died and just managed to get through the night and you worry about your crop. तो हल्कू ने एक एक्सक्यूज बनाते हुए कहा कि मैं सच में रात में मर जाता और तुम्हें यहाँ फसल की पड़ी है. Then the two of them walked to the edge of their land. फिर वह दोनों अपने खेत के पास गए. He looked, the whole field had been trampled. और ऐसा लगा कि पूरा जो फील्ड है वो पूरा बिगड़ चुका है, उबड़ खाबड़ हो चुका है. Munni's face was shadowed with grief, but Halku was content. मुन्नी के चेहरे से लग रहा था कि उसे कितना दुख है और वह बहुत उदास थी उसकी वजह से, पर हल्कू शांत था. Munni said, "Now you will have to hire yourself out to earn some money to pay off the rent and taxes." मुन्नी ने कहा, अब तुम्हें फिर से एक बंधुआ मजदूर की नौकरी करनी पड़ेगी किराया देने के लिए और टैक्स चुकाने के लिए. With a contented smile, Halku said, "But I won't have to sleep nights out there in the cold." और
एक मुस्कुराहट के साथ हल्कू ने कहा कि पर अब मुझे ठंड में रात को यहाँ पर नहीं सोना पड़ेगा. This was the end of the chapter. Let's start with the exercises. Let's also do the new words. Calamity, deep distress or disaster. Calamity मतलब एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन या फिर एक डिजास्टर. कैलेमिटी कहते हैं आपदा को. कोक्स कोक्स मतलब परसुएट मनाना. टेनेंट वन हु ऑक्यूपाइज लैंड अंडर अ लैंडलॉर्ड. टेनेंट का मतलब जब किसी के खेत पे कोई काम करता है तो वह वो खेत पे काम करने पर उसमें उसे फसल का हिस्सा भी देता है और किराया भी देता है. एरियस डेब्ट स्टिल टू बी पेड. एरियस मतलब जो कर्जा अभी उतारना बाकी है. निच अ स्मॉल होल हॉलो और होल. निच का मतलब होता है एक छोटा छेद किसी दीवार में जमीन में. मजल नोज एंड माउथ. किसी जानवर के नोज और माउथ के हिस्से को मजल कहते हैं. प्रोट्रैक्टेड प्रोलॉन्ग्ड मेड लॉन्गर. प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबा खींचना. रिसेंटमेंट फीलिंग हर्ट एंग्री. रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा होना या फिर बेइज्जती की वजह से उदास होना. द डिपर अ कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स को डिपर कहते हैं. इमेंस बहुत बड़ा. और इंटॉलरेबल का मतलब होता है अनबियरेबल, बिल्कुल जो सहा ना जा सके. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट ऑप्शन. द स्टोरी जनवरी नाइट हैज बीन रिटन बाय. ये स्टोरी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद. हल्कू वर्कड एज. हल्कू कैसे क्या काम करता था? एक टेनेंट फार्मर की तरह. हु वाज मुन्नी? हल्कू's वाइफ. हाउ डिड हल्कू कीप हिमसेल्फ वार्म इन द फील्ड एट नाइट? हल्कू ने अपने आप को गर्म कैसे रखा रात में? बाय बर्निंग लीव्स. जनवरी नाइट इज द स्टोरी ऑफ. जनवरी नाइट किस चीज की स्टोरी है? सर्दियों की रात की. विंटर नाइट. Filling the blanks. God knows how many dash are always left over that we can't pay off. ये इस फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा एरियर्स. जो हल्कू की वाइफ ने उसे कहा था कि कितना कर्जा है जो हम नहीं उतार सकते. वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द. जो भी हम फसल बोते हैं वो सब क्या चुकाने में निकल जाता है? डेब्ट्स. हल्कू टुक द डैश एंड वेंट आउटसाइड. वेंट आउटसाइड. Then fourth is Halku lay on a dash cot wrapped up in his old shawl shivering. Bamboo cot. Jabra had found a bone. Write true or false against the following statements. True and false लिखने हैं. Halku wanted to give all money to the landlord. True. Halku wanted to buy a blanket. ये भी ठीक है. Munni did not want to give all money to landlord. This is also true. Halku was a वॉचमैन. नहीं, हल्कू एक टेनेंट फार्मर था. मुन्नी हैड सेव 3 rupees फॉर ब्लैंकेट. ट्रू. क्वेश्चन एंड आंसर. Why did Munni want Halku to pay the landlord only after the harvest? मुन्नी ये क्यों चाहती थी कि हल्कू मकान मालिक को पैसे फसल कटने के बाद दे? मुन्नी ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि हल्कू ने उसने 3 रुपए बचाए थे. क्योंकि मुन्नी ने 3 रुपए बचाए थे कंबल खरीदने के लिए. अगर वह रुपए वो मकान मालिक को दे देती तो वह कंबल नहीं खरीद पाते. तो इस आंसर को हम ऐसे लिखेंगे. मुन्नी डिड नॉट वांट हल्कू टू पे द लैंडलॉर्ड money and she wants that Halku should pay the landlord only after the harvest because she has had saved 3 rupees for the blanket and if in winters
Halku could not buy the blanket. It would be very difficult to spend night in winters in the field. Now, second question: What does Munni mean when she says fine work farming someone else's land? मुन्नी का क्या मतलब था कि हाँ बहुत अच्छा काम है दूसरों के खेत पे खेती करना। इस बात से मुन्नी का क्या मतलब था? इस बात से मुन्नी का मतलब ये था कि वह चाहती थी कि हल्कू अपने खेत में काम करे और या फिर एक हायर्ड लेबर की तरह काम करे जिससे वह अपने लिए कुछ पैसा बचा सके। मुन्नी को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि हल्कू एक टेनेंट फार्मर की तरह काम करे और किसी और के लैंड में जिसमें उसे कुछ भी नहीं बचता था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मुन्नी डोंट वांट दैट हल्कू शुड वर्क एज अ टेनेंट फार्मर। इंस्टेड शी वांट दैट हल्कू शुड work as a hired labor so that he could save some money for him and his family. Why did Halku look up at the skies? Halku रात को आसमान की तरफ क्यों देख रहा था? Halku looked up at the sky because he wanted to know that how much night was left. रात कितनी बाकी थी? Why did Jabra probably think he was in heaven? जबरा को ऐसा क्यों लगा कि वह स्वर्ग में है? When Halku Jabra and let him sleep on his lap. He embraced him like his brother. He hugged him tightly, and Jabra also bring his muzzle close to Halku. He felt that Jabra was in heaven. Jabra felt that he was in heaven. How did Halku know that there were some animals in his field? How did he react? Halku heard the voice of munching and crunching, and through which he had an idea that there was some animals in his field. First, he wanted to go to the field. He tried to go to the field, but due to so much cold, he preferred being sitting there near the warm ashes. मतलब कि हमको को जानवरों के चलने और चबाने की आवाज से घास चढ़ने की आवाज से पता चला कि उसके खेत में कोई है, पर उसने वहीं से बैठे बैठे उनको भगाने की कोशिश की और ठंड की वजह से वह वहीं बैठा रहा और गरम राख के पास अपने आप को गर्माहट देता रहा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।